So Varun, I was researching and I found कि 95% of D2C startup die. I think a lot of people start a D2C company purely on their passion, while it's always better to figure out what. You started Homified. You were aware about the facts कि कितने ही startup चलते हैं. कंज्यूमर से मिले, चाइना गए 3-4 बार प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जो इंडिया में फिट होंगे, एंड एडवर्टाइजिंग में डबल डाउन किया. So how do, while we are building our content, think about कि हमें ये algorithm के लिए बनाना है या consumer के लिए बनाना है? ऐसे इसका is there a fine balance? Whatever trend or fads that come into play are because What role does moat has to play कि अपना moat कैसे ढूंढना है या moat चाहिए ही, बिना उसके नहीं सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग टर्म में? राइट टू विंस होते हैं कि हाँ फाउंडर मार्केट फिट है, तभी इन्वेस्टर्स देखते हैं. एक्चुअली अगर आपका बैकग्राउंड है, आप अगर फॉर्मुलेट करते थे HUL में कहीं पे. Hey guys, today we have Varun Chopra with us, who is the founder and chief business head of the Teaser Company, which is the India's third largest e-commerce marketing agency. And these guys recently started a brand called Homified, which has raised 10 million rupees. So welcome Varun Chopra. So Varun यार, ये entrepreneurship का कीड़ा आया कहाँ से कि यही करना है, पता कैसे लगा? तो यार शुरुआत तो हुई कॉलेज से. बिट्स में एक कोर्स लॉन्च हुआ था, 2014 की बात है, न्यू वेंचर क्रिएशन. तो वो यही था कि 4-5 लोगों की टीम बनाओ, सिर्फ 30 लोग अलाउड है कोर्स में, 6 टीम्स होंगी, हर कैंपस से होंगी. सो गोवा, हैदराबाद, पिलानी, दुबई, 4 कैंपस से 6-6, 7-7 लोगों की टीम बनाई. क्योंकि 2014 में भी एंटरप्रेन्योरशिप आ गई थी, बट बहुत ज़्यादा रेयर थी. हमारे कॉलेज से रेड बस, इनमोबी, काफ़ी ब्रांड्स आ चुके थे जो स्केल कर गए थे और सक्सेसफुली कर गए थे. ट्रेडिशनली बिट्स में लोग ज्वाइन करते हैं कि अच्छी जॉब लेंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, बट कीड़ा कुछ कुछ में था. और मे बी आई वॉज वन, आई फेल्ट कि यार लोगों की टीम बना लेंगे और कुछ तो नया होगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थोड़ा मन नहीं करता था अटेंड करने का. तो वहाँ से शुरुआत हुई कि 4 लोगों की टीम बन गई. हमें बोला आइडिया पिक करो, अपना आइडिया आके प्रेजेंट करो. तो हमारा सबसे पहले जो बहुत डिफ़ॉल्ट बिजनेसेस जनरली चलते हैं कि यार फूड बिज़नेस में हमने सोचा कि हम रेस्टोरेंट्स का मेन्यू स्कैनर बनाएंगे, बहुत छोटा सा, कि QR कोड लगे होंगे आपके टेबल पे, अब स्कैन करो और वहीं पे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करो, क्योंकि मेन्यू आता है, आप पढ़ते हो. वो वाली चीज़ हमें लगा शायद लोग नहीं फॉलो करना चाहेंगे, दे माइट वांट टू बी ऑन देयर फ़ोन, विच प्रूव्ड रॉन्ग. इन जनरल रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मेन्यू कार्ड में वो ब्यूटिफिकेशन देखना चाहते हैं. तो ये आइडिया प्रेजेंट किया. बहुत फीडबैक आया कि ये गलत होगा, वो गलत होगा. हमने कहा चलो फिर भी जाते हैं. रेस्टोरेंट में गए गोवा में, हमने स्कूटी हायर कर ली 4 लोगों ने, 2-2 लोगों की, कि हम सारे होटल्स में जाएंगे और फीडबैक लेंगे कि हम आपके टेबल पे मेन्यू कार्ड स्कैनर लगा सकते हैं. आपके किसी भी कस्टमर ने आके फ़ोन रखा, उसके फ़ोन में पॉपअप होके मेन्यू आ जाएगा QR टेक्नोलॉजी के थ्रू. और बहुत ही सिंपल सा ऐसे था. तो वहाँ पे बिट्स के नाम पे उन्होंने हमें 1-2 ने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया कि लो यार 20,000 रुपये लो, बना दो, हमारे सारे टेबल्स में QR लगा दो. तो वहाँ पहला टच ऑफ मनी भी देखा कि यार 20,000 रुपये आते हैं अकाउंट में, कॉलेज के 3rd ईयर में, 2nd 3rd ईयर की बात है. और सारे लोगों के बड़े बड़े यूनिक आइडियाज़ है. कोई कोडिंग में बना रहा है, कोई EVs में उस समय सोच रहा था, कोई बैटरीज़ में सोच रहा था. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था. एक मतलब 6 डिफरेंट बिजनेसेस, 4 डिफरेंट कैंपसेस, 24 आइडियाज़, और सारे अपने आइडिया को 6 महीने तक परस्यू कर रहे हैं. फिर लास्ट में इन्वेस्टर्स को बुला के तुम्हें प्रेजेंट भी करना होता था. तुमने क्या सीखा 6 महीने, पिच करो इनको, क्या MVP था, क्या लर्निंग हुई. तो यहाँ से वही शेर को खून लगने वाली बात है. मतलब शेर भी नहीं बोलूँगा मैं, कि खून लग गया कि हाँ यार एंटरप्रेन्योरशिप में फ्रीडम है, अपनी चॉइस पे जाओ. जब तुम डील क्लोज करते हो तो भी अच्छी एनर्जी आती है, टीम के साथ काम करना कैसे. तो ये कॉलेज से शुरू हो गया था, एंड दैट्स व्हेन आई थिंक आई शुड परस्यू इट फॉर लाइफ. तो मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा और फिर मुझे लगा ये करना चाहिए फुल टाइम. अच्छी चीज़ है, मतलब फ्रीडम है, खुशी भी थोड़ी ज़्यादा है, देन स्ट्रगल है, बट इट कवर्स अप फॉर द विन दैट यू गेट इन लॉन्ग टर्म. सो दिस वॉज द जर्नी. So what advice would you have for those people जो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं अपना पहला स्टेप? So what would you tell them? And you have to approach it कि यार if you would to advise that Varun who was in 2014, तुम क्या एडवाइस करोगे उसको? श्योर. मैं या बहुत लोग जो यहाँ पे डिलेमा में रहते हैं, डाइकोटोमी में रहते हैं, कि मैं अपनी जॉब करते हुए कोशिश करूँ या कोई सिक्योर बैकअप लेके कोशिश करूँ.
I am that kind of person and I'll advise also, don't try to be on in two boats at the same time, कि मैं बैकअप भी रख लूँगा और मैं ऐसी चीज़ पे भी जाऊँगा जो बनती ही 3 साल बाद जाके है, 5 साल बाद जाके है. तो फर्स्ट इज़ बी वेरी ब्लैक एंड वाइट. करना है तो पूरा क्लीनली जंप करना. अगर एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हो, टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि 2 साल बाद आई विल बी जस्ट मोर मैच्योर पर्सन. मे बी आई डोंट हैव दैट मनी विच आई माइट हैव व्हेन आई डू अ जॉब. दैट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट यू विल एंड अप विथ, कि 2 महीने जितने कमाने होंगे उस 2 साल में जितने कमा पाओगे जॉब करके, उससे थोड़ा कम होगा, 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा. बट उसके बाद जब एकदम वो पेसिमिज्म आता है, जब तुम देखते हो एक्चुअली में कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सेल नहीं आ रही, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, ऑल इनसिक्योरिटीज़, तो फिर देन इज़ वेयर द रियल स्ट्रगल हैपन्स. एंड दैट टेक्स 2 years फॉर योर मसल टू बी बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंडर्स. फॉर दोज हु हैव ट्राइड एंटरप्रेन्योरशिप बिफोर, उनके लिए फिर भी थोड़ा सा होता है कि अनईजीनेस वाला पार्ट, इनसिक्योरिटी वाला पार्ट थोड़ा और कम हो जाता है. So, Varun, you as a person, how did you bet upon कि यार this is what I want to do, and how you got to know कि यही करना है? How you became certain कि यही करना है? Why not, कोड करके हम ये बना लेते हैं? Why not that way? श्योर. तो इसके लिए ना उस समय लकीली एक बुक पढ़ रही थी मैंने, टचवुड, विच काइंड ऑफ रिलेटेड एंड एट दैट मोमेंट हेल्प्ड, विच इज़ कॉल्ड 1 page मार्केटिंग प्लान. एलन डिब करके एक बंदा है, उसने एक बहुत छोटा सा PVP मॉडल शेयर किया है, विच इफ़ समवन वांट्स टू यूज़. PVP में पॉइंट्स देना PVP के अकॉर्डिंग, और जिस आइडिया को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज इट इज़ रैशनली, इमोशनली, फाइनेंशियली मेकिंग सेंस. PVP इज़ P नंबर 1 प्रॉफिट्स, V वैल्यू टू मार्केट प्लेस, एंड P पैशन. ये 3 चीज़ों का जहाँ मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 आइडियाज़ हैं चूज़ करने के लिए. अगर आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, गिव देम प्रॉफिट्स कितने होंगे, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उस इंडस्ट्री का टैम कितना है, वैल्यू टू मार्केट प्लेस क्या है, इसके लिए आपको उन कंज्यूमर्स, उस इंडस्ट्री के थोड़े कंज्यूमर्स का पता होना चाहिए, क्या उनको वैल्यू भी है जो मैं बना रहा हूँ. एंड पैशन, टू मच पैशन ले लोगे हो सकता है प्रॉफिट ना बने, टू मच मार्केट में देखोगे हो सकता है पैशन किल कर जाए, टू मच प्रॉफिट पे जाओगे तो हो सकता है एनर्जी बर्न आउट हो जाए. तो So Varun, I was researching and I found कि 95% of D2C startup die. How to prevent that? प्रिवेंट करने का तरीका वुड बी, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट अ D2C कंपनी प्योरली ऑन देयर पैशन, कि मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट चलेगा तो चलेगा, और दे गो डीप इनटू इट. वाइल it's always better to figure out what the market wants, in particularly to scale a D2C brand, than starting with your own passion. So मेरे को लगता है बहुत ब्रांड्स, बहुत बिजनेसेस रिसर्च फेज मिस कर देते हैं, कि वाई अ कैटेगरी. पेट में जाना है तो किस डायरेक्शन में, पेट में भी फूड है, शैम्पू है, सारी चीज़ें हैं पेट के अराउंड, उनका मल्टीवाइटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं. अगर फैशन में जाना है तो फैशन में भी मेन में जाना है, वुमेन में जाना है, हैट्स में जाना है, वहाँ पे भी रिसर्च कर सकते हो कि कहाँ पे अभी इतनी सॉक्स में जाना है. सॉक्स में RTO नहीं होता है बहुत, मतलब जनरली अपैरल बिजनेसेस RTO पे डेथ हो जाती है उनकी. ब्यूटी में जाना है तो तुम्हारी फॉर्मुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि वाई योर फॉर्मुलेशंस आर बेटर देन अदर्स. अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है देन ऑल्सो यू माइट नीड टू हैव सम काइंड ऑफ डिज़ाइन मोड, सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी मोड, जिससे आप डिफेंड कर पाओगे अपने आप को मार्केट में. सो अकॉर्डिंग टू मी द कैटेगरी इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट डिसीजन यू पिक. डोंट पिक प्योरली बेसिस पैशन, कि यार मेरे को तो हैंड बैग्स पसंद है, मैं इतनी अच्छे शॉपिंग कर लेती थी ज़ारा में, तो मैं लोगों को भी हैंड बैग बेच पाऊँगी. दैट्स अ वेरी वेरी फार फेच्ड अजम्पशन. या फिर मैं ब्यूटी में बहुत सुंदर दिखती हूँ, मतलब और मैं भी ब्यूटी ब्रांड खोल दूँगी. इट माइट बी अ सेक्सिस्ट और अ फेमिनिस्ट स्टेटमेंट, मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट, बट हाँ, मतलब ऐसे डिसीजन मत लो, क्योंकि बहुत पैसा जाएगा, ब्रांडिंग में खर्च करोगे, पैकेजिंग में करोगे, इन्वेंट्री प्रोक्योर करोगे, बेचने पे जाओगे, ऑर्डर्स पहले 2 दिन आएंगे, आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स कर देंगे, बट उसके बाद नहीं आएगा ऑर्डर, या मतलब मुश्किल होगी. तो हमने यही देखा है कि जो एक्चुअली में कैटेगरी मार्केट फिट थे, उन लोगों ने एटलीस्ट जो पहले 2 साल होते हैं D2C के, वो बहुत ज़्यादा कैश फ्लो इंटेंसिव होते हैं, या आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबली ब्रेक इवन पे आना है, ताकि आप चैन की सांस ले सको कि पैसा कम जल रहा है. इंटरेस्टिंग. एंड these brands, when they have actually decided कि यार अब ये कैटेगरी करते हैं बेस्ड अपॉन देयर रिसर्च एंड मार्केट में डिमांड है,
व्हाट रोल डज मोट हैज़ टू प्ले, कि अपना मोट कैसे ढूंढना है, या मोट चाहिए ही, बिना उसके नहीं सर्वाइव कर पाओगे लॉन्ग टर्म में? लाइक व्हाट इज दैट एस्पेक्ट? एक्चुअली मोट भी विल बी अ बिगर वर्ड. जनरली शुरुआत के 2-3 साल में इट्स राइट टू विन. 3-4 साल में आपको मोट पता चलता है या मिलता है. राइट टू विन्स होते हैं कि हाँ फाउंडर मार्केट फिट है, तभी इन्वेस्टर्स देखते हैं. एक्चुअली अगर आपका बैकग्राउंड है, आप अगर फॉर्मुलेट करते थे HUL में कहीं पे कंपनी में, जहाँ आप लेट्स से आपका बैकग्राउंड ही केमिस्ट था या आपका बैकग्राउंड ही डॉक्टर था, तो आपका फाउंडर मार्केट फिट स्ट्रांग हो सकता है. मोट बिल्ड करना जनरली, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट सम एग्जांपल, सोल्ड स्टोर ने बहुत ही एक्सपीरियंशियल बनाया. इवन दो दोज वर टी शर्ट्स विद अ प्रिंट, नथिंग मोर देन दैट, बट दे मेड विद जो भी उनके मार्वल के साथ टाइप्स हुए, कॉमिक्स के साथ टाइप हुए, उन लोगों ने उसके अराउंड पूरा एक्सपीरियंस दिया. तो वेन एवर यू unbox a t-shirt of a sold store, you find the experience letter. अगर फ्रेंड्स की टी-शर्ट ली है तो वहाँ चैंडलर का नोट होगा, रेचल की बुक होगी, या whatever those things that are there. So it became very delightful for consumers and they kept on buying from the brand. So it was just a right to win. कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मोट बन गया कि कोई कर नहीं सकता है. बट क्योंकि आप कर रहे हो और आप वो स्टेप ले रहे हो उस डायरेक्शन में, और आप कंटिन्यूसली अपने कंज्यूमर्स को डिलाइट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक राइट टू विन आ जाता है मार्केट में. कि बाकी सारे ब्रांड्स यहाँ रह गए, बट आपने 2 साल में इतनी सारी छोटी इनोवेशंस कर ली अपने बिजनेस में, और कंज्यूमर्स का डिलाइट बढ़ा दिया कि नाउ दे विल प्रेफर यू एंड नॉट दोज हु आर स्टार्टिंग अप नाउ. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू compete at you when you are 2 years 3 years down the line. बट जो कोर मोड्स होते हैं, लाइक एटमबर्ग, उसने BLDC मोटर इन्वेंट करी, तो वो पहले 1-2 साल रिसर्च करा कि मोटर पावर कैसे कम लेगी, मेरे को इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. लेट्स से आई डोंट नो, मामा अर्थ के फॉर्मुलेशंस थे, बड़े ब्रांड्स के नाम लूँ. बोट में स्टिल कोई मोट नहीं था, राइट टू विन था, कि दे वर ऑलवेज टाइंग अप विद द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स लाइक हार्दिक पांड्या टू बोट हेड्स का उन्होंने पूरा ब्रांड बनाया. सो इन बड़े ब्रांड्स की तो यही जर्नी है कि किन्हीं के पास राइट टू विन था, किन्हीं के पास मोट भी बन गया बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ डिफेंसिबल, जिसकी IP है. Makes sense. And you mentioned about delight. I think people undermine this delight thing, and people, what I see is, the people I meet, all the e-com founders and people who are striving in the market, is कि I want to acquire more and मेरा ROS अच्छा होना चाहिए. So what are your thoughts on that? नहीं, देखो, ROS इज़ फर्स्ट टाइम आपका पेन कम हो उसके लिए है. वो एक्चुअली पेन विटामिन वाली एनालॉजी है कि ROS जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ब्रांड का बर्न कम हो रहा होगा. बट इवेंचुअली बिजनेस जो है रिपीट ऑर्डर पे ही बिल्ड होता है, कि लोग जब तक वापस आके आपके बिजनेस से सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट उसको रिपीट नहीं कर रहे. फूड में बहुत हाई रिपीटेबिलिटी होती है, पेट में बहुत हाई, FMCG में जनरली ज़्यादा रिपीटेबिलिटी पे बिजनेस ड्राइव करता है, चाहे उसको स्लो लगता है, बट इट इज़ वेरी स्टेबल ग्रोथ. And this analogy is, I think, quite accurate for most of the businesses. How do you see comparing it with a traditional business also? Because what I see is people folks needs to understand कि this business is very similar to other businesses which exist. कि रिटेंशन के बिना नहीं चलेगा धंधा. अगर मैंने शॉप भी खोली है तो मेरा कस्टमर रिपीट होगा तभी काम चलेगा ना. हर बार नया कस्टमर लाऊंगा तो मैं रेंट भी पे नहीं कर पाऊंगा, राइट? सो मूविंग ऑन, अमंग all these factors which constitute to the success of a D2C brand, what are the 3 things that you see, or you see the founder needs to have while in the first 2 years to succeed? तो नंबर 1 विल बी, आई थिंक, हंगर टू सेल. क्योंकि पहले 2 साल सिर्फ सेल्स ही हैं जो आपके बिजनेस को बचाएंगे. आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस, नॉट अ इन्वेस्टर फंडेड वन. क्योंकि अगर इन्वेस्टर फंडेड है तो आपके पास 2-3 साल 5 साल का रनवे शायद हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना रेस किया है आपने या क्या बैकग्राउंड है. बट अज्यूमिंग कि दीज आर ऑल फाउंडर्स हु वांट टू पुट इन देयर ओन मनी. सो पहला इज़ एबिलिटी टू सेल.
either through ads or through your locality or through tying up with retail shops or whatever B2B जो करना है. पहले तो सेल्स में हंगर होना चाहिए क्योंकि वो सर्वाइव कराएगा बिजनेस को, रैदर देन सिटिंग एट होम थिंकिंग रोआस नहीं आ रहा. एजेंसी को दो या खुद चला के ऑटोमेट कर दो. फेसबुक खुद से ही पैसे स्पेंड करता है, आप तो उसके बाद ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते नहीं हो. जाओ मार्केट में देखो, अपनी सोसाइटी में सेल करने का. पेट है तो सोसाइटी में कर सकते हो, अपैरल है तो कहीं मॉल के नीचे स्टॉल ले सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो देर आर मार्केट्स, क्रोमा के बाहर खड़े हो जाओ लेके अपने प्रोडक्ट को, या देर आर प्लेसेस वेयर यू कैन एक्चुअली गेट दैट फीडबैक एंड गेट दैट सेल योर प्रोडक्ट्स. दैट विल गिव यू द मोस्ट कॉन्फिडेंस, इवन दो दैट विल बी अ ग्रूलिंग जर्नी. आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को. सो नंबर 1 विल बी गेट मोर सेल्स. Number 2 would be improve your product as much as possible in the first 3 months, क्योंकि no product is perfect in the early days. उसमें slight innovations चाहिए होती हैं, slight consumer survey, consumer क्या चाह रहा है. आपकी चाहे वो फूड है, चाहे वो अपैरल, चाहे किसी भी है, फिटिंग सही नहीं आ रही है अपैरल बिजनेस में, फूड में क्रंची नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में फास्ट चार्ज नहीं कर रहा है. आई मीन देयर कुड बी मैनी लिटिल डिटेल्स दैट विल बी द कंज्यूमर इनसाइट विच यू कैन गो बैक टू योर कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर और इवन योर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कि यार ऐसे बनाना है क्योंकि कंज्यूमर को ये चाहिए. और इन दी एंड बिजनेस इज ड्रिवन ऑन कंज्यूमर्स, मतलब वही पैसा दे रहे हैं आपको, वहीं से चल रहा है. तीसरी चीज़ होगी सर्वाइव करने के लिए बी वेरी फ्रूगल, वेरी फ्रूगल एज मच एज यू कैन. मतलब बनिया बन जाओ, या जो भी ऐसे देसी भाषा में बोल सकते हैं कि 2 साल इफ़ यू हैव अ अदर पार्टनर और इफ़ यू हैव बेबीज़ या जो भी अपनी ये सारी चीज़ें, इफ़ यू हैव अ पार्टनर ग्रेट, टेल देम कि यार आई एम गोइंग फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, आई माइट नीड योर सपोर्ट, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट. इफ़ यू हैव बिल्ट सम वेल्थ देन ग्रेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ इट इज़ अ 20-year-old और अ 22-year-old विद ऑलमोस्ट नो मनी इन द बैंक, और इफ इट्स अ 35-year-old देन यू माइट हैव सर्टेन सेविंग्स टू पुट, बट बी फ्रूगल. एज मतलब जितनी जल्दी सीख लोगे एंटरप्रेन्योरशिप में, उतना चांस होगा कि यू एक्चुअली हैव टू लिव लाइक कॉकरोचेस. बोलते हैं कि कॉकरोचेस सर्वाइव इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो यू हैव टू बी लाइक अ कॉकरोच एंड बी फाइन विद इट. तो ये शार्क और यूनिकॉर्न जो है वो 10 साल बाद या 20 साल बाद बनते हैं. That's maybe my little experience. Those who are second time, fifth time, 10th time entrepreneurs, वो पहली बारी में भी बहुत बार धमाके कर देते हैं. How I think you have moved from building India's third largest marketing agency in e-commerce and D2C, and then moving on to start your own brand, raise funds. What's the story all about, and why you are doing this? Yeah, so that is also an interesting take. Even it was too much of a totally 90-degree turn or 180-degree turn for us. So Shiva and me, as we started the first venture together, we had built that confidence. Trust aa chuka hai. It's like almost like a second wife, or co-founder is a second wife. So you share everything with them, and you build wealth together. You do everything together. So while sitting, हमें था यार, हमने ऑब्वियसली 500 में से सिर्फ 10 बिजनेस ही सर्वाइव करें हैं. सो वी नो ऑड्स क्या होने वाले हैं जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं, कि 10 भी वो थे IIT बॉम्बे में बहुत ही फंड उठा लिया है. उसमें से भी बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ थी जो एक्सेप्शनल ही थी. वो भी करना बहुत मुश्किल पार्ट था जो सर्वाइव करे लास्ट 5 साल में. सो ऑड्स तो अगेंस्ट थे. वो तो ऐसे किसी भी बिजनेसेस में जाओ 95% ऑड्स आर अगेंस्ट यू. तो हमें था, बट हमें सीखने को मिलेगा. आई थिंक इवन विद स्टार्टिंग टीज़र, नंबर 1 रीजंस वॉज PVP, ये लॉजिकल, बट आपने जैसे बोला कि गट को लेना पड़ता है कॉल, जितना मर्जी फ्रेमवर्क लगा लो. तो एक गट थी कि यार अच्छा लगता है, सीखने को मिलेगा. कोर पे यही था कि यार वर्स्ट केस क्या होगा, पैसे डूब जाएंगे. मतलब इस केस में तो वही था कि हमें इन्वेस्टर भी सपोर्ट कर रहे थे, तो हमें था कि यार इन जनरल ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट इन्वेस्टर मनी, बट इट वाज आल्सो लाइक कि यार हमें क्या होगा, हमें सीखने को मिलेगा सप्लाई चेन कैसे चल रहा है, वेयर हाउस कैसे चल रहा है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं. अभी तो सिर्फ ये पता है एडवर्टाइजिंग क्या होती है, टीज़र चलाते हो, बट D2C ब्रांड में 5 और वर्टिकल्स आ जाते हैं जो कि सीखने में हमें इंटरेस्ट आ रहा था कि यार हमें होलिस्टिक नॉलेज हो जाएगी. तो कल को कोई ब्रांड आएगा तो हम उसको और वैल्यू ऐड करेंगे टीज़र में भी, और होमीफाइड में भी हमारे पास एक लॉन्ग शॉट है. सो हमें बहुत सिनर्जीज़ भी दिख रही थी. 30% सिनर्जीज़ हैं कि टीज़र जो सीखेगा वो होमीफाइड में देंगे, होमीफाइड जो सीखेगा वो टीज़र में देंगे. कल को
होमीफाइड अगर एक ब्रांड बना लिया तो हमें 3 ब्रांड बनाने का और इंक्यूबेटर का आइडिया स्टार्ट हो सकता है. वी कैन हायर 20-year-old और 24-year-old दोज हु वांट टू बिल्ड बिजनेसेस टू जॉइन टीजर बिकॉज वी कैन टेल देम व्हाट इज़ द प्ले बुक ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड ऑल्सो. अमेजॉन कैसे चलता है ये हम होमीफाइड पे अभी सीख रहे हैं. क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट पे कैसे करना है ये अभी हम सीख रहे हैं. इंटरनेशनली कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर माल कैसे बेचते हैं वो हम सीख रहे हैं, जो कि हम टीज़र में कभी नहीं सीख पाते. वो एक वन लाइन था. सो अब आई थिंक द कोर मोटिवेशन वॉज वर्स्ट केस सिनेरियो वी विल लूज सम टाइम एंड मनी which is fine, but we get a lot of learning out of this, and touch wood, hopefully we don't lose the money or the time. We are going for seed rounds, slowly going to EBITDA positive at Homified, but that was the core insight कि यार learn करना है. Interesting. And when you started Homified, you were aware about the facts कि कितने startup चलते हैं. So did you approach it differently in terms of business plan, marketing plan, raising money to make sure कि these are the things that I need to do differently because I see all the people or all the companies that come to me यार वो तो इस mindset से आते हैं, ये कर रहे हैं. Did you do something differently or probably which folks listening to this can take home? Sure. So I can share my journey. Different क्या था उसमें, this I'll have to join the dots. But number one was we got in touch with those who have built in our category. Luckily we have an advisor, Archit, who is into DSG. DSG is a consumer fund. Like they have put money in Epigamia to I think a couple of pet care companies also, but very reputed firm. So हमने advisor से पूछा कि हमें electronics और इस category में मज़ा आ रहा है, हमें gadgets में मज़ा आ रहा है, तो हमें इसमें बिल्ड करना है. तो उन्होंने बताया, गोकी करके एक फाउंडर हैं, चैम्पल रेजा, उनसे बात हुई. उन्होंने हमें शेयर किया कि यार पहले तो फेयर्स अटेंड करो, हांगकॉन्ग जाके, चाइना जाके, क्योंकि जिस कैटेगरी में जा रहे हो किंग वही हैं, और वहाँ पे हो रही है कोर मैन्युफैक्चरिंग. दैट वाज फर्स्ट इनसाइट इनटू, या व्हाट वाज वी डिड डिफरेंट, कि हम चाइना गए, 2-3 बार फेयर्स अटेंड करे, क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, यूएस में बिक रहा है, दुबई में जा रहे हैं, टन उठा के वो डब्बे जा रहे हैं चाइना से, तो क्यों बिक रहा है इस सोसाइटी में, इंडिया में बिक सकता है नहीं, क्या प्राइस तो नहीं ज़्यादा है, इंडिया में नहीं चलेगा, या फिर हैवी तो नहीं है कि हम शिप ही नहीं कर पाएंगे. दोज फिल्टर्स वी वर अप्लाइंग वाइल गोइंग टू दोज फेयर्स. So that first was selecting the products that we had to basis will it fit India or not. That was one thing. Second thing was क्योंकि teaser में हमें advertising का शौक था, जो कि I think in your case you also have that passion. तो हमें था यार advertising में कुछ नया करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ से लोगों को अलग दिखेंगे हम लोग, so they might choose us over others. सो एडवर्टाइजिंग में हम हर समय कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिली ऐड बनाते रहते हैं होमीफाइड में, क्योंकि हमें वो टीज़र से सीख मिली है या वहाँ पे सीखा है, यही है. बट अभी इट्स स्टिल फार फ्रॉम सक्सेस इन होमीफाइड. इफ समवन वांट्स टू यूज दीज टिप्स, यूज इट एट योर ओन रिस्क. सो एंड आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ रिलेंटलेसनेस इन यू दैट यार ये करना है तो करना है, अब इटरेशन तो करनी पड़ेंगी, 50 चीज़ें करनी है तो कर लेना है. इसका सोर्स क्या है? Like how do one get this access internally? Like is there a formula, is there a framework, ये just exist करता है? यार फ्रेमवर्क फार्मूला तो नहीं है. डेफिनेटली इट इज़ डिसिप्लिन आई वुड से, क्योंकि इफ़ आई से एनीथिंग एल्स थोड़ा सा वेग हो जाएगा, मतलब कि डिसिप्लिन रोज़ करनी है चीज़ें. अब क्या होता है, वी आर मेड ऑफ हैबिट्स, आई मीन वी आर मेड ऑफ एल्गोरिदम्स एंड हैबिट्स, ऑल ह्यूमंस. इट्स जस्ट हाउ फास्ट आर यू रिवाइजिंग दोज एल्गोरिदम्स. आई रिवाइज माई एल्गोरिदम्स बाय रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू पॉडकास्ट, एंटरप्रेन्योर्स, ये तो रेजुविनेट हो जाता है कि यार ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे. 10 आइडिया आएंगे, 2 तो लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो. बुक्स में तो सबसे ज़्यादा मतलब यू गेट अनदर आइडेंटिटी ओनली आफ्टर रीडिंग अ बुक. डिसिप्लिन इन द सेंस कि वही मतलब फिटनेस पे ध्यान देते रहो, सुबह 6 बजे 7 बजे उठना है, ये देते रहो, डायरी लिखनी है, जस्ट द बेसिक्स वाली चीज़ें हैं. तो क्या होता है, वो डेल्टा 3 साल बाद ऐसे हो जाता है कि वो तुम नेचुरली कर रहे होते हो और सामने लोगों को लग रहा होता है कि ये डिफ़िकल्ट है. So Varun, why do most D2C brands die? So according to me, I think there are 3 major reasons why they die. Number 1 is bad category selection. If your category isn't growing or you haven't found the right product in your category,
you will end out with burning cash while acquiring consumers. Number two is not being good at sales is why you die, because early days it's only cash flow, and cash flow which helps you scale the business or sustain the business for first 2 years. Third is also connected to second, which is being very frugal with your finances. Right from your inventory management, you can't order like thousands of units and expect कि वो sell हो जाएंगे and just stuck your cash flow there. Or you cannot spend too much on marketing. You have to go out there, sell your products personally. So according to me, not selecting the right category, not being good at sales, and not being frugal enough in the early days leads to most of the business death. Or also, I think I'll add to the third point, not knowing your consumers well. If you don't know your consumers, because in D2C you are not able to meet them, you can't see them, you can't know what is going on in their life. रिटेल शॉप्स में बाहर में बहुत अवेलेबिलिटी थी अपने कंज्यूमर्स को देखने की, ऑनलाइन वर्ल्ड में नहीं है, तो आप बहुत अजम्पशंस पे चलते हो. एंड CTR CPC रोआस से नहीं अजम्पशंस क्लियर होती है. अजम्पशन क्लियर होती है जब आप उनसे मिलते हो, कॉफ़ी पीते हो, हाथ मिलाते हो, बात करते हो और पूछते हो आपको और क्या चाहिए, या आपको क्या पसंद नहीं आया, या प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, आपको कैसे मैं बेटर बनाऊँ, तो ही जाके you find certain right to win. So I think so. There's a very beautiful things written in our scripture. I'm just paraphrasing right now, but the more closer you are to reality, the less you suffer. I think the same saying goes for business also. Listening to you, this feels like this is true. Now, how do people build a brand, build a D2C brand which lasts? Interesting. So a D2C brand that lasts, I feel there are two ways to go about it. One is core innovation in the product is what will make it difficult for consumers, for competition to come in and kill you overnight, or so any kind of design moat, any kind of technology moat, any kind of style moat, any kind of inventory supply chain moat. These are four directions in which you can build a right to win or a moat. Like Blinkit and Instamart are supply chain moat. It's hard for you to build 10-minute delivery pan India now. Zomato is a technological moat. It's hard for you to bring 10 lakh businesses on an app and make people interact there. Meta is infinite moat. I mean, hard for you to bring all your families, colleagues, members on a platform. सो ये सारी मोड्स हैं जो इन D2C के रिस्पेक्ट में बोल तो टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन, सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, दीज आर 4-5 काइंड्स ऑफ मोड. सो दैट इज़ हाउ यू विल लास्ट and last forever. Atomberg to Boat was a brand moat, Atomberg a product moat, Mamaearth formulation moat, and so on and so forth. So these are some essentials of making a legacy business that will last for 30 years, 50 years, or even 100 years to come. I see, and you can add on to this, is I see building a moat is something which is like doing difficult thing first and then moving to the easier part, or leading to fruition. So how do founders can go about building their moats, or thinking about building a moat? How do one approach that? I think best way is to be around consumers. Even if you're building a tech product or a D2C product, iterate very, very quickly. Don't think too much. Iterate, put the product out there again. So alpha, beta, gamma, जितने iterations करने आपको करो उसमें जाके, और then there will come a time when actually consumer will be delighted कि यार मार्केट में था X, तुम दे रहे हो Y, और इनमें बहुत डिफरेंस है ज़मीन आसमान का. So that is where you be around consumers, ask what they need. Sometimes they might know, sometimes they might don't know. So that is also a decision you'll have to take कि यार ये सिर्फ बोलने के लिए क्योंकि मैंने इससे पूछ लिया बोल रहा है, या legitly लोगों को 10-minute डिलीवरी चाहिए. 3 साल पहले we never thought of कि किसी को चाहिए. Everyone was against the idea. But core is that humans are moving towards efficiency. तो आई मीन इट्स कुणाल शाह's वर्ड ओनली कि यार पहले अगर हम लोग टैक्सी पकड़ने के लिए रोड पे जाते थे तो आपको बहुत टाइम लगता था कि टैक्सी आओ, उससे नेगोशिएट करो. बट ऊबर ने वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ा दिया. सो वेन एवर द एक्सपीरियंस ऑफ डेल्टा, ही कॉल्स इट डेल्टा 4 फ्रेमवर्क, कि मान लो हम कैब पकड़ने को पहले 30 साल पहले 3 रेटिंग देते थे 10 में से 4 की यार इतने टाइम लग रहा है, कैब नहीं आ रही, रेट नेगोशिएट नहीं हो रहा, और अब वाले ऊबर को एक्सपीरियंस को आप 8 दोगे या 9 दोगे.
तो अगर गैप ऑफ रेटिंग, कंज्यूमर्स रेटिंग इट एट 3 एंड रेटिंग इट एट 8 इज 5, एनीथिंग दैट इज अबव डेल्टा 4 इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि अब लोग जाएंगे नहीं वापस. नाउ नो वन विल गो एंड स्टेप ऑन द रोड टू फाइंड अ टैक्सी. दे विल वेट ऑन ऊबर फॉर 10 मिनट्स 20 मिनट्स बट नॉट गो बैक. Right. एसेंशियली अगर 10 मिनट डिलीवरी की आदत लग गई है तो यू विल नेवर गो बैक wait for a day for products to come. So these are irreversible processes. Humans are always moving toward efficiency. So if you can, your product can be so much more efficient than existing product out there. It can, It can build a moat. Amazing. So you spoke about right people. When I say right people, means people who have a lot of money. They invest in a lot of resources because it's easy for them to pay to people and hire resources or hire amazing people. Now when we started out, we need to have that frugal mindset because cash flow के बिना तो गाड़ी नहीं चलती है. तो how do we attract those right people and then hire them? So what is your framework या formula कि ऐसे attract करते हैं? Like what is the thing? Sure. So even though we are still learning how to become a good hiring person, that's a part of what we are going through. But just giving tips on last 5 years of hiring, build a personal brand. Try to build a personal brand, क्योंकि शुरू में आप ही अपने PR हो, आप ही अपने बेस्ट PR हो. सो लिंक्डइन पे जाके लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, ट्विटर पे लिखो, जहाँ जहाँ पे भी जो भी कंटेंट बना रहे हो, जस्ट पुट इट आउट देयर बिकॉज दीज एल्गोरिदम्स आर देयर टू रिवॉर्ड पीपल हु आर कंसिस्टेंट. तो वहाँ पे आपकी कोई ना कोई पोस्ट 10 में से 20 में से आप खुद ही फिगर आउट कर लोगे कि किस पोस्ट पे कितना अट्रैक्शन आ रहा है. एंड ऑर्गेनिकली पीपल माइट रिकॉग्नाइज you, people might feel trustworthy because you are out there in the market, you are putting your accountability, your word, your face out there, writing things there. You might find organic talent who actually becomes right what you are passionate about, right what you are building, right your vision, because those who align will be the best person to hire in the early days, because you need those hustlers. You cannot hire from corporate traditional companies जहाँ पे 500 लोग हैं already, 1000 लोग हैं, क्योंकि वो कल्चर में फिट नहीं होंगे आपके. और इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं. तो ट्राई हायरिंग अ यंग पर्सन, 20-year-old, 18-year-old, राइट आउट ऑफ कॉलेज, DU, स्टीफन्स, क्राइस्ट, HR, जो भी बॉम्बे में भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बैंगलोर में भी हैं, बिकॉज दोज फोक्स आर वेरी यंग. फायर इन द बेली कैन बी मोल्डेड एज पर वॉट योर बिजनेस वॉन्ट्स. सो इंटर्नशाला पे, लिंक्डइन पे, आजकल तो बहुत कम्युनिटीज़ भी आ गई हैं व्हाट्सएप पे. आई थिंक व्हाट्सएप इज़ बिल्डिंग अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़. तो फाउंडर्स की कम्युनिटी में घुस जाओ या इंटर्न्स की कम्युनिटी में घुस जाओ और वहाँ से जस्ट कीप ऑन राइटिंग कि आई एम लुकिंग फॉर अ को फाउंडर, आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्न, आई एम लुकिंग फॉर अ इंडिया हैज़, आई मीन द वन थिंग इंडिया डू नॉट मिस इज़ पॉपुलेशन. तब वी हैव इनफ and enough for everything. I think. True. Do you have some, while you're, let's say you're hiring a performance marketer or you're hiring your HR head or your sales guy, do you follow a certain common set of questions or a framework in your head that helps you dissect कि यार this is the right person, नहीं इसको हटाते हैं? Like even during the interview, do you have some process or you are more towards, okay, this doesn't feel right to me? Like how you go about it? So it's a lot of gut as well as थोड़ा सा डेटा. आई वुड सी इन दी एंड तो गट ही होता है, बट ऑब्वियसली अगर बैकग्राउंड है आपका, जो जिस चीज़ में हम हायर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, तो क्या आपने D2C या ई-कॉमर्स में कुछ बैकग्राउंड किया? अदरवाइज हमें लर्न करवाना पड़ेगा एंड दैट्स अ कॉस्ट फॉर द कंपनी. सो थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है, ग्रेट. नहीं तो फायर इन द बेली इतनी ज़्यादा हो कि यार आप फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रहे हो, आप मेल पे मेल करे जा रहे हो, आप फॉलोअप पे फॉलोअप करे जा रहे हो, इससे पता चलता है कि फायर इन द बेली है. तो ये दो चीज़ें ही हैं. अगर बैकग्राउंड नहीं है तो फायर दिखा दो, बैकग्राउंड है तो फिर हमें थोड़ा सा फिर गेज करना पड़ता है कि पिछले एम्प्लॉयर को फ़ोन करके कि क्यों छोड़ा इसने, क्या ये सही था, लीगल था, एथिकल था आपके साथ. You guys give them a call before hiring or after hiring? आफ्टर, while during the process. अच्छा. तो हम लोग उनसे एम्प्लॉयर का नंबर मांगते हैं, पूछते हैं कि कुछ एथिकल अनएथिकल हरकत तो नहीं करी, लीगली सही था, साउंड था, डॉक्यूमेंट सही हैं, नोटिस पीरियड सर्व किया, आपके साथ तमीज़ से रहा है. मतलब ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो HR फॉलोज़ दैट प्रोसेस.
Right. बैकग्राउंड चेक इज़ वन. Mhm. नंबर टू इज़ स्किल चेक कि एक बार आपको आइडिया भी है इस फील्ड का, या फिर हमें L&D में लाना पड़ेगा आपको, लर्निंग एंड डेवलपमेंट Development. डिपार्टमेंट में. थर्ड इज़ फायर इन द बेली. वो तो दैट ट्रम्प्स एवरीथिंग. अगर कोई बंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लिंक्डइन पे लिखे जा रहा है हर पोस्ट पे आके, या फिर Mhm. डीएम करे जा रहा है या ईमेल आए जा रहा है, आई थिंक इन इंडिया इट्स वेरी इजी टू फाइंड अ जॉब. इट्स जस्ट यू नीड टू, हंगर की कमी है मेरे को तो ये लग रहा है, बट या क्लैरिटी की कमी है कि मेरे को जेप्टो में सप्लाई चेन मैनेजर बनना है. मुझे इतनी क्लैरिटी है, मैं साला आदित्य पलीचा जो भी उनके फाउंडर्स हैं उनको जाके डीएम करते जाऊंगा, ईमेल करते जाऊंगा, ऑफिस के नीचे बैठे रहूंगा 2 महीने तक, अगर इतनी क्लैरिटी है तो. So, Varun, I think we met about a year back, and Hmm. that time you mentioned that you were managing about 50 to 70 odd brands in the D2C, and we have been into the B2B space for a very long time, and but the question actually came to my head that how do you build a successful D2C funnel that actually works? So I was very curious then also, and I'm still curious, by the way. Sure, no, definitely a great question. Since a lot of brand founders go after ROAS in the early days, it's not the best metric, because typically how we devise a funnel is a top, middle, bottom. Top funnel, we call it category aware, Mm-hmm. problem aware, but brand unaware. So those consumers want to buy t-shirts, if you're selling t-shirts, want to buy electronics, they're aware about the category or aware about the problem. Let's say you are solving for gut solutions or I don't know, lung solutions. So those are the top funnel. We typically create ads that are awareness led, which are more of towards 3 reasons why, or brand films are usually done for awareness, because you are tapping into those consumers, those who are category aware, problem aware, but brand unaware. Then comes the middle funnel, where we also typically put 40% of our budgets. That is, they know your brand now, so they came to your website, abandoned cart, or they spent a minute on the website. Those consumers are a little more intentful. So here you show them us versus them, before and after, then UGCs, testimonials there, because here consumers are knowing about your brand but haven't purchased, so not got the trust yet. Bottom funnel consumers are where we spend 20% of the budget, and the best ROAS comes to bottom funnel ads. And a lot of times you might see कि even a founder might see कि यार तुम 5 ad चला रहे हो, इस पे सबसे ज़्यादा ROAS आ रहा है, इसी को scale करते रहो ना. What they don't know is that it's a funnel. 40% budgets are going to those who are problem aware but brand unaware. तो उनको नीचे लाना है to the category where they are brand aware but not bought. फिर उनको नीचे लाना है सुपर हाई इंटेंट वाला फनल जो है विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर. इट्स लाइक 3 सेल्समैन काम कर रहे हैं, एक जो है बोल रहा है वहाँ जाओ स्वीट शॉप है, और एक स्वीट शॉप के मिडवे में खड़ा है, वो बोल रहा है ये ऑफर चल रहा है या ये स्वीट शॉप बहुत अमेजिंग है, और तीसरा स्वीट शॉप के बाहर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है 20% डिस्काउंट है. तो स्वीट शॉप के बाहर जो खड़ा हुआ है जो कह रहा है 20% डिस्काउंट है, वहाँ पे तो ज़्यादा कंज्यूमर घुसेंगे उसके थ्रू. सो दैट्स वाई only 20% of budgets we spend at bottom funnel ads, and those are generally limited time editions. Offer, you get a free comb on buying your shampoo, or those kinds of offer led hooks. So that's how we devise a D2C funnel: top, middle, bottom. Mm-hmm. So you were speaking about top of the funnel, middle of the funnel, and bottom of the funnel. How do you have briefly touched upon how a UGC or an ad is built around these things? Could you throw some more light, like how we approach these 3 things differently? Sure. So UGC now has become a fad or a buzzword. It's nothing but user generated content which feels more raw, more organic, more authentic. Like we're doing this podcast, there is no fakeness here. We are just talking of our experiences. But when you go about shooting an ad or planning an ad, people get to see कि यार ये बुलवाया गया है या ये actually में staged है. It's just UGC is a way to
firstly tell real consumer stories, so you will have to find those reality, or those copywriters or those team have to think of actually how this product solves a real problem and how to get those real emotions out, because people are not very real in front of camera. So चाहे वो रियल होंगे भी, वो बोल भी रियल होंगे कि मेरे बाल वापस आ गए, या मेरी स्किन अच्छी हो गई, या मेरा गट अच्छा हो गया, या आई एम लुकिंग सेक्सी बिकॉज ऑफ दिस टी शर्ट, वट एवर, बट इन द एंड वो I am. क्या बट कैमरा पे वो निकालना इज अ टफ जॉब. सो UGC according to us works in it's usually a direct response ad. So there are some ads that are super special which is कि वो टॉप मिडल बॉटम तीनों पे चलती है, क्योंकि उस ad में एक फ्रेमवर्क है, पांचों चीज़ें हैं. वी कॉल दोज 5 essentials of a direct response ad. Direct responses कि हमेशा चलेगी, क्योंकि ये टॉप से लोगों को मिडल पे ला रही है, मिडल से लोगों को बॉटम पे ला रही है, बॉटम से लोगों को कन्वर्ट कर रही है. उसमें 5 चीज़ें होती हैं. पहला इज़ हुक, दूसरा इज़ प्रॉब्लम, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा इज़ सोशल प्रूफ, कॉल टू एक्शन. ये 5 चीज़ें. हुक क्यों, कि मैं क्यों देखूँ तुम्हारी एड. प्रॉब्लम, क्या मेरे लिए तुम करने आए हो. सॉल्यूशन, तुम दूसरों से बेहतर कैसे हो. सोशल प्रूफ, मैं क्यों विश्वास करूँ तुम पे. कॉल टू एक्शन, अगर मुझे तुम पसंद हो तो क्या ऑफर दे रहे हो मुझे. अगर एड में ये पांचों चीज़ें बोली जाती हैं तो जो भी देख रहा है ना उसको, या ये ऐड बहुत एफिशिएंट सेल्समैन बन जाती है कि अब इसको जहाँ भी भेजोगे ये लोगों को एजुकेट भी कर देगी, बता भी देगी हम बेहतर कैसे हैं, और ऑफर भी दे देगी. This ad is something which is performing well across brands, and that's why it has become a buzzword कि मेरे को UGC दे दो, UGC दे दो. बट UGC भी टॉप फनल पे अलग होती है, मिडिल फनल पे अलग, बॉटम फनल पे अलग. अगर डायरेक्ट रिस्पॉन्स बना रहे हो तो फिर अलग ब्रीफ दोगे. इट्स जस्ट दैट वाई पीपल आर लाइकिंग इट सो मच कि फेस होता है उसके पीछे. एंड नाउ डेज मेटा इज, सी इन द एंड द गॉड्स आर पुशिंग इट, सो यू हैव टू फॉलो. सो मेटा अगर पुश कर रहा है कि यार मैं नहीं CPM कम करूँगा आपकी स्टैटिक्स ऐड, या मैं CPM नहीं कम करूँगा अगर आप उसको ऑर्गेनिकली विद ह्यूमंस नहीं शूट कर रहे हो तो दैट्स हाउ दोज पीपल आर पुशिंग इट, एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो हैव टू मूव इन टू इट. एंड पीपल ऑल्सो लाइक seeing other people and sharing their experiences. So that's our experience about UGC. And while you're mentioning all this, I think you mentioned gods. I think you meant Meta, right? Yeah. So how do, while we are building our content, think about कि हमें ये algorithm के लिए बनाना है या consumer के लिए बनाना है. ऐसे इसका, is there a fine balance? How do you find a fine balance between these two? देखो, in the end तो Meta is rewarding those who are entertaining consumers. So it's in the end it's the consumers who are stopping on those, and that's why Meta is also pushing it. So maybe they might have done a case study on a broader set of data ki people are engaging more, writing comments more on where there are people acting behind the ads. So and that's why they might have pushed it even more. However, whatever trend or fads that come into play are because the consumers are liking it. Reels were liked more than your statics and your feeds, and that's why Reel became prominent. Earlier days stories were getting clicked more, so stories became a prominent. So in the end it will always move towards where they see consumer trends going. So I think what you're saying in very simple words is do what your customers love or do what they like. Algorithm is something that we don't need to probably worry about, more towards what's working and what they want. Is that correct? Completely. Yeah, I would say there are 3 things which I think I heard through a Tanmay Bhatt podcast only, that you either be humorous / funny, you either be educative / informative, or you either be very very extreme in your opinions. These 3 things usually gets the most eyeballs. So extremist is ki world's best ice cream ever. Extreme things are world's tallest person ever. So these things are something you might want to watch. कि कौन है भाई दुनिया का सबसे लंबा बंदा, या सबसे टेस्टी आइसक्रीम क्या है, या वट एवर दैट एक्सट्रीम ओपिनियन. या BJP या मोदी हैज ब्लास्टेड, मतलब या आई डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट मोदी, No political ideology है. हाँ, मतलब या आई मीन दोज एक्सट्रीम ओपिनियंस यूजुअली गेट मोर ट्रैक्शन बिकॉज देर आर hardcore die-hard followers on certain topics, and they will come and they will give you attention.
when it comes to informative, educative, we see all those, Andrew Huberman reels to all those people who make it so compact full कि 30 सेकंड में ऐसा लगता है यार कुछ सीखने को मिल गया. Nowadays, I mean, people are shifting from books to even making, subscribing to YouTube shorts where they can learn from their favorite blogger or whosoever, the passion they are following. And the third is funny slash humorous. You never mind कोई joke आ जाए बीच में, उस पे रुक जाओगे तुम ज़्यादा देर. But rest all is something that will come and go. So, Varun, one thing that I really love most about what you have done with the teaser is you've actually brought 70 brands, and I think I would say that is solely that's you have done it. I mean, of course, there is a team behind it, but fundamentally that has happened because of the key skill that I think every founder needs to have and imbibe, that is sales. I would just love to listen to your approach, your framework, your methodology, or your process of how you go about, doing so good in sales. Sure. Firstly, like I would like to give credits to the team also, because I'm sure they might be listening to it, and also they work day in day out, bringing leads, those who get interested, then following up with them, sending them mailers to all our channels that are there. Even my co-founder Shivam, we are equally good at selling, and that is something we had to learn, because it was no money in the bank when we started. So sales is something even you cannot learn, or it's not something someone can teach you ever. It's very hard to teach sales. It can only come through experiences or apprenticeship, where you are actually working with someone and who is sharing the knowledge with you, or you're seeing someone actually doing it and then following those footsteps, or you go in the market directly. सो आई थिंक सेल्स के प्रिंसिपल्स तो नहीं है, बस वो ये कि उसमें क्योंकि बिकॉज यू हैव टू हैव दैट अनकम्फर्टेबल इन जनरल, क्योंकि यहाँ पे हमने मनी रिलेटेड कॉन्वर्जेशंस को इतना वो बना रखा है, हम लोग फ्रीली फैमिलीज़ में नहीं करते हैं इन जनरल. In some families they do, Gujarati families great that they discuss too much of finance, and that's why Gujaratis are very good in businesses also. But as per my experience, overall sales is human skill, the most human skill you can be, because you have to firstly don't sell, but you have to understand that they are at the problem or the juncture where you can be of help to them. Secondly, you will have to figure out what they need is what you can provide. If not, then pass it on to someone else who is a specialist there. So whenever someone asks कि SEO करते हो या Amazon करते हो, even though it's very complimentary, we can do it, या social media करते हो, we completely say no, because we are not expert. We want to build a very verticalized प्लेस की वी गेट नोन फॉर वन थिंग, सो दैट जब भी उसके कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे नेटवर्क में या कोई पूछ रहा है, तो वी बिकम द गो टू प्लेस, विच अ लॉट ऑफ एजेंसीज और कंपनीज मेक दैट मिस्टेक कि वो बहुत ही ज़्यादा 360 डिग्री बन जाते हैं शुरू में ही, कि हम लोग सोशल मीडिया भी कर लेंगे, SEO भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ब्रांड भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लग जाता है, एंड यू लूज़ योर आइडेंटिटी, विच इज़ द बिगेस्ट लॉस फॉर अ बिजनेस. आइडेंटिटी बनाना, ताकि जिनको आपने नो बोला है ना, वो आपको याद रखेंगे कि यार मैं तो इसको पैसे देने आया था कि SEO के ले ले, Amazon के ले ले, या ये उसने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं करते हैं ये, हम करते हैं D2C. सो व्हेनेवर उसके सर्कल में कोई D2C पूछता है, वो हमें पास करते हैं, एंड ओवर 2 years 3 years दिस बिकम्स सुपर कंपाउंडिंग इन नेचर, क्योंकि अब 1000 लोग हैं मार्केट में जो तुम्हें सेल कर रहे हैं, क्योंकि तुमने उनके माइंड में एक आइडेंटिटी डाल दी. अगर तुम छोड़ देते अपनी आइडेंटिटी, तो वहाँ वो तुम लूज़ कर लेते. So that's more of what we have learned in sales. It's the human skill. It's sell only what they need, and yeah, you have to impress also. Matlab that's something you'll have to be that trust and credible and impressive, all three of them. So thanks to the case studies now that we are able to attract, but पहले 1 year 2 year was tough, so we had to give for free also कि यार आप फ्री में लो, 1 महीने पायलट करते हैं, 15 दिन फ्री लो, पायलट करते हैं, उसके बाद कर लेना, क्योंकि शुरू में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना उनको. ट्रस्ट तो अब तो है कि हम केस स्टडी दिखा देंगे, फाउंडर से बात कर लो, नंबर्स देख लो इस ब्रांड के, दोज थिंग्स आर देयर टू प्रूव आवर सेल्फ इन द मार्केट. बट आई विल एडवाइज एनीवन हु इज स्टार्टिंग अप, गिव फॉर फ्री, नथिंग, नो हार्म इन इट. बहुत लोग बोलते हैं अगर आपको पता है कि वो जेन्युइन बंदा है, वो पे करेगा, तो जस्ट टेक दैट जेस्चर फ्रॉम देयर कि मैं फ्री में दे रहा हूँ अभी, बट दिस विल बी पेड वंस यू लाइक इट.
so that you're not totally exhausted after 2 weeks की free हो गया और फिर the person is not interested anymore. So I think that's quite lovely, and I think a very key takeaway for all of us is saying no to most of things actually helps you grow. Kind of a singular identity is what even brands are known for. Nike is known for sports, Apple is known for design, probably not, doing all those five things in design, computers, mobile, and whatnot. So I think that unique sense of being known for something creates that singular image in your head that, teaser does D2C performance, and that's it. That's how you close it. So there's nothing more to it, nothing less to it. So that's quite powerful in, how one approaches whatever to do, building a brand, building an agency and whatnot. Moving on, while you were doing all of this, you would still have faced some struggles while onboarding brands, uh, cash flows and money and whatnot. So do you have a certain philosophy behind how you manage money, or how you look or you see money as? Completely. I mean, we were 2 years down the line and struggling with cash flow. All agencies face that challenge कि काम पहले कर रहे हो, पैसे पेमेंट 45 दिन बाद आ रही है, 60 दिन बाद आ रही है, 90 दिन बाद आ रही है, बहुत केसेस में आ भी नहीं रही है, मतलब those things are also there. So that takes a lot of energy and lot of mental toll also. That's when we read our first book. Then we again applied it. Shivam only suggested it. So एक कंपनी है Build to Last, एक है Build to Sell. दोनों are equally good. Build to Last में और core fundamentals हैं, 10 साल 20 साल सोचने के, 30 साल सोचने के. Build to Sell में ये सारे challenges solve हुए थे कि cash flow की problems कभी ना आए. उसके 10-15 फंडामेंटल्स हैं कि आपको बिजनेस को कैसे रीस्ट्रक्चर करना होता है. फर्स्टली यू हैव टू डबल डाउन ऑन व्हाट यू आर गुड एट, ताकि तुम्हारे रिव्यूज़ फीडबैक वो अच्छे होने लग जाए. तो स्ट्रेंथ की तरफ जाओ, ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने मांग लिया बट तुम्हें आता ही नहीं और तुम करने लग गए. ऐसे बहुत सारे हैं, बट वन ऑफ इट इज़ प्रोडक्टाइज योर सेल्फ. दैट्स द की वर्ड, प्रोडक्टाइज योर सेल्फ और योर कंपनी, वट एवर यू आर डूइंग. सो एजेंसी में जनरली क्या होता है, आप जाओगे, वो बोलेंगे पिच करो, आप आइडिया लेके आओगे, टीम बिठा लोगे, फिर पिच करोगे, फिर वो आएंगे, उससे सॉल्यूशन आपको उनको पसंद आएगा, सही है, वरना तुम फॉलोअप करोगे बिकॉज यू हैव गिवन द टाइम और मनी. बट द अदर वे राउंड इज यू प्रोडक्टाइज योर पैकेजेस कि आई चार्ज 1 लाख पर मंथ, यू गेट 5 एड्स और यू गेट वट एवर. इफ़ यू आर डूइंग SEO तो इतने कीवर्ड्स पे इतने लैंडिंग पेजेस मिलेंगे. अमेजॉन कर रहे हो तो अगेन इतने कीवर्ड्स पे इतनी ऐड चला के इतना आ रहा होगा. तो प्रोडक्टाइज करने से क्या, वेन एवर वी गो टू अ शॉप और अ सुपर मार्केट, वी बाय लेट्स से कैंडल्स और वट एवर, you go to a counter, you have to pay first and then you are allowed to take the product outside. That's the beauty of a product, that you have to pay first. In services also, if you productize your services कि this is what we do, this is the package, run ads on it कि यार देखो लैंडिंग पेज पे लाओ what you are selling, then you tell them what is going to happen in 30 days and charge money upfront because this is productized now. They know what they will be getting out of it. So rather than negotiation power A will be in your hand, B if you double down on your strength, it won't be कि sales हो गई और फिर वो खुश नहीं हुए, क्योंकि आपने उसी चीज़ को productize किया है जो आप अमेजिंगली ब्यूटीफुल हो. किसी ने मतलब शिकायत 10 में से 9 लोग हमेशा खुश होके गए हैं आपसे. और तीसरी चीज़ कि हाँ, आपका कैश फ्लो संभल गया, क्योंकि अब अगर एडवांस में पेमेंट आएंगी तो that is the oxygen of the business. You can plan your hiring, you can plan your calendars, etc. Those things will be easier. But again in India it is difficult. Productize करने के बाद भी then the second time and the third time when they pay you, they move towards later pay credit systems या 10 दिन 20 दिन. But at least you have solved the first trouble of कि कैश फ्लो में 40 दिन बाद मेरे को सैलरी अभी देनी है, पेमेंट बाद में आएगी. So those were our methodology to productize. Interesting. And I think there's this very beautiful thing. I think we spoke, I think last year. You spoke about your aspiration to retire in next few years. So I think everybody aspires to do that, and most of us don't have a plan. I think you had a solid plan. That's what I remember. So could you talk about that? Probably that plan,
how one can actually use it as well. Sure. So, I mean, I am very excited about, I think Sharan Hegde, who runs 1% Club, he's more of a finance guru, but I've learned a lot from him, his videos, etc. तो उसमें वो फायर के related बात करते हैं, which is financial independence, retire early. So, so yeah, I mean, as you mentioned, I think I told you about कि 35, 36 में I want to retire. Maybe once I have kids, I want to spend time with them, or I just want to go around, play tennis, golf, run businesses while being retired. And retirement is not, my definition of retirement is not those traditional, well, or what I've learned in last few years कि retirement is not जो अभी हम देखते थे कि 60 साल हो गए, बैंक की नौकरी थी या फिर whatever नौकरी थी, PSU की, पब्लिक सेक्टर की, और आप घर पे बैठ गए और आपको अब कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने बच्चे पैदा कर दिए, आपने वो बड़े हो गए, सब कुछ, मतलब आपकी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डन. दैट इज़ नॉट माई डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट. वॉट आई हैव लर्न, it's just you have freedom to do what you want is my financial independence, retire early. And by 35, yes, I mean in India, I think particularly living in India, if you go choose to live in New York or London, these numbers might change. But according to me, it's a simple method: 25 times the annual expenses that you have. If you have that much money in your bank, you are retired. For example, your annual expenses are, let's say 6 lakhs. कि 6 लाख में 6 लाख कितना होता है मंथ का, 50,000 का एक्सपेंस हो गया, लेट्स से 30,000 का रेंट है, 20,000 का ये है, या थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वेयर दे आर लिविंग. So if you have 25 times 6 lakhs, which is 1.5 CR in your bank, and it is compounding in the sense that FDs में मिला के, या फिर आपने FD तो ठीक है 7-8% है थैंक्स टू स्टेबल मनी, अभी काफ़ी अच्छी FDs भी आ गई हैं, बट क्रेड मिंट हो गया, इक्विटी मार्केट्स हो गई, दे गिव 12%, 15% क्या अगर, सो you can feel yourself retired because at 1.5 CR or 2 CR of your money in the bank giving you a 10% return, that means आप 15 lakhs or 20 lakhs तो annually वही money compound हो रही है जो आपके पास free money की तरह use करने के लिए है. and आपके expenses ही अगर 6 लाख या 10 लाख या 12 लाख हैं और आपके पास recurring income जो money in the bank से ही आ रही है without lifting a finger is more than that, it means you have retired financially. उसके बाद तुम्हें जॉब करना is at your will. मज़ा आ रहा है तो करोगे, उसके बाद या चूज़ कर सकते हो, इफ़ यू नो दोज हैवंट, बट दैट नंबर चेंजेस इफ़ यू हैव अ लाइफ स्टाइल ऑफ 1.5 lakhs or 2 lakhs spends a month, which is also there in Gurgaon, Delhi, then you need more. Then 2 lakhs a month is 24 lakhs annual into 25 times is decent amount of money, around 5-6 crores. So you might need 5-6 crores if you have that kind of aspirational lifestyle. So in my case, I could see that by 35-36, even though what I am running as a business is also at my own will and freedom, but that time I wish to have a freedom where, if I have kids and I want to spend, let's say 4 hours on a Tuesday or 5 hours on a Thursday, then I should have that liberty. So I should have that team in place. I'm trying to build a business, me, Shivam both, कि वो senior leadership आ जाए कि हमें अगर वो decision लेना भी हो किस दिन नहीं available है, then we have a team running it. So that is my financial framework. Okay, so Varun, now to the more exciting bit of rapid fire. So I'll be just throwing questions on you like a fire, and you have to just say what you feel like. So don't think, Don't think too much. Let's go. Which D2C do you think will be the next big game? T-shirt, cosmetic, jewelry, shoes, or kitchen appliances? Shoes. Sure? Yeah. Okay, lovely. So Varun, from 0 to 10, rate the D2C market to get into right now. Car accessories. 2. Home appliances. 7. Dog essentials. 9. Cosmetics. 5. Okay. Footwears. 10. And merchandising. 5. Interesting. Okay, so the next question is this and that. Just let me know what you like. Footwears or dog essentials? Footwears. Car accessories or home appliances? Home appliances. T-shirt or jewelry? Jewelry. So Varun, it's been lovely having you here. I mean, I have personally learned a lot, and I'm sure our audience would have loved your nuggets, your knowledge nuggets. And I think few of them are actually so tactical and so pragmatic that if one uses it, they could actually, succeed in whatever they're trying to do. So thank you so much for being here. And it's been lovely listening to you. Thanks, Akshay. Thanks to the entire team for hosting this. We had fun.
the memories are refreshed again, and it feels very, very comfortable around you. That's your skill of making people, feel so special, feel so relaxed around you. And yeah, I hope the audience enjoyed it as Yeah. well. Perfect.